दोस्तों, अक्सर समाचार पत्रों में दहेज प्रताड़ना के किस्से छपते रहते हैं, जिनमें पति तथा उसके परिवार को दोषी मान करके दंड दिए जाने की बात पढ़ करके हम न्याय की व्यवस्था पर संतोष भी कर लेते हैं। लेकिन कौन जाने उन कहानियों के पीछे क्या सच्चाई होती है। ऐसी ही एक सच्चाई को उजागर करती कहानी है दूसरा पहलू। आइए सुनते हैं आज की कहानी दूसरा पहलू। उस दिन भी रोज की तरह दोपहर के भोजन के बाद एक पत्रिका लेकर बैठी ही थी कि द्वार की घंटी टनटना उठी। द्वार खोला तो पड़ोसिन ममता थी। वह एक कार्ड पकड़ाते हुए बोली, माफ करना बहन जी, आपको डिस्टर्ब कर दिया। क्या करूं, सुबह की निकली हूँ कार्ड बांटने, दोपहर हो गई। अकेली हूं ना, परसों आपकी बिटिया अनुपमा की शादी है, आपको सब परिवार आना है। यह तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो। सचमुच ही यह समाचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया था। साथ ही यह जानकर उत्सुकता भी उपजी कि कौन होगा जो एक विकलांग लड़की को अपनाने का पुण्य कार्य कर रहा है। वह भी विकलांग ही होगा, फिर भी बहुत बड़ी बात है। एक विधवा अपनी ऐसी पुत्री का विवाह करने में सफल हो गई, वरना आजकल तो ईश्वर इसका वैवाहिक जीवन सुखी और सफल बनाना मैंने दुआ मांगी। ममता बड़ी जीवट वाली महिला है। छोटी छोटी 3 लड़कियों के विवाह का भार छोड़ उसके पति एक दुर्घटना का शिकार हो गए। ममता ग्रेजुएट थी, अतः पति के ऑफिस में नौकरी भी मिल गई, परंतु पिता के साथ बैठी अनुपमा अपनी एक टांग खो बैठी। वह एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट थी। बहुत ही सुंदर, सौम्य, मृदुल लड़की थी वह। विवाह समारोह घर के निकट एक छोटे से बैंकेट हॉल में था। सादा और सुरुचिपूर्ण सजावट थी। कम ही लोग आमंत्रित थे। तभी बारात आ गई। 20-25 व्यक्ति होंगे। हम लोग स्वागत के लिए द्वार पर पहुंचे। ये दूल्हे की मम्मी है, कहकर ममता ने एक दुबली पतली वृद्धा को हाथ जोड़े और पुष्प गुच्छ भेंट किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वह महिला कुछ पल मुझे देखती रही, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम वंदना हो ना? वह मुझसे लिपट गई। उसकी आवाज मेरे स्मृति पट खटखटा रही थी, पर मैं उसे पहचान नहीं पाई। मेरी मन स्थिति को भांपकर वह बोली, अरे मैं रमा हूँ, तेरी दिल्ली वाली सहेली। ममता औरों के स्वागत सत्कार तथा अन्य लोकाचारों में व्यस्त हो गई तथा मैं और रमा एक दूसरे में। मैं रमा को देखकर व्यथित, विस्मित थी। मेरा हृदय यह मानने को प्रस्तुत ही नहीं हो रहा था, यह वृद्धा मूर्तिमंद वेदना मेरी वही रमा है जिसे 6 साल पूर्व दिल्ली में छोड़ा था। गोरी चिट्टी, गोल मटोल, खुश मिजाज रमा मेरी पड़ोसिन ही नहीं, अभिन्न मित्र भी थी। पति पत्नी दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत थे। अच्छा वेतन, सुविधा संपन्न घर, 3 आज्ञाकारी बुद्धिमान बेटे। बड़ा बेटा सौरभ एम्स में डॉक्टर था, उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी, पर माँ बाप के साथ ही वे बड़े प्यार से रहते थे। दूसरा सौरभ कंप्यूटर में डिग्री लेकर सपरिवार अमेरिका चला गया था। तीसरा वैभव उस समय MBBS कर रहा था। ऐसा क्या घटा जो रमा को यूं उजाड़ गया? मैं अधिक देर तक रोक ना सकी स्वयं को। रमा के पति कब छोड़ गए यह भी जानना चाहा। मेरे प्रश्नों को सुन उसकी आंखें बरसने लगी। फिर जो सुनाया दिल दहल गया उसे सुनकर। तुम जब दिल्ली छोड़कर आई थी तब तक सब ठीक ठाक था। वैभव का डॉक्टरी पढ़ाई का 3रा साल था। उसका अस्पताल में डाइटिशियन से प्रेम का चक्कर चल गया। सुरंजना फ्रॉड किस्म की लड़की थी। सीधे साधे वैभव को गर्भवती हो जाने का झांसा देकर विवाह के लिए बाध्य किया। हमने बेटे की खुशी की खातिर बिना एक धेला लिए बड़ी बहुओं की तरह गहने कपड़े देकर उसे अपना लिया, परंतु उसकी साजिश और इरादे सिर्फ शादी तक ही सीमित नहीं थे। उसने हमारी हंसती खेलती गृहस्थी में कांटे बो दिए। वैभव को जली कटी सुनाती, जेठ जेठानी सास ससुर को नौकरों की तरह बरतती। अक्सर सुनाती रहती, मेरा तो इस घर में दम घुटता है। भाभी तुम डॉक्टर होकर यहाँ क्यों पड़ी हो? तीसरे दिन माँ के घर चल देती। वैभव साथ न जाता तो क्लेश करती। सारे जेवर भी माँ के घर रख छोड़े थे। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर हमने वैभव को अलग मकान में रहने के लिए भेज दिया। वह दुखी मन से चला तो गया, पर सुरंजना फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि वैभव ने उसके कहे अनुसार हमसे संबंध नहीं तोड़ा और घर आना जाना नहीं छोड़ा। इसी खींचतान में 4 महीने बीत गए। उस दिन हमारे पोते मयंक का जन्मदिन था। बहुत आग्रह करने पर भी सुरंजना नहीं आई तो वैभव अकेला ही आया था।
खाना परोसा जा रहा था कि वैभव का मोबाइल बज उठा। वह बदहवास सा खाना छोड़ करके चल दिया। पूछने पर चलते चलते बोला, सुरंजना जल गई है। पहले तो पुलिस को वैभव और हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, पर बाद में सुरंजना के माता पिता ने खूब पैसा खिलाया और न जाने कहां से सुरंजना के लिखे कई पत्र, जिनमें सास ससुर जेठ जेठानी की दहेज प्रताड़ना तथा पति को भड़काने की शिकायत वाले मिल गए। एक पत्र में तो यह भी लिखा बताया कि यदि मेरी अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए तो उसका जिम्मेदार मेरे पति व उसके परिवार को माना जाए। सो मुझे वैभव और उसके पापा को पकड़कर जेल में डाल दिया। सौरभ और उसकी पत्नी ने भी काफी दिन भूमिगत रहकर अपनी जान बचाई। यह सब किया था सुरंजना के माँ बाप की कमाई ने। बाप आपूर्ति विभाग में कार्यरत था। अनाप शनाप रिश्वत लेकर बड़ी सी कोठी बनवाई थी। 4 बेटियां थी। हराम की कमाई से भ्रष्ट हुई माँ की भूख ने बेटियों को गलत धंधे में लगा दिया। सुरंजना से बड़ी ने एक अधेड़ रईस से ब्याह रचाया। उसको सर्ग भेज माल पत्ता समेट अब ठाठ से पुराना धंधा चला रही थी। सुरंजना एक गरीब डॉक्टर पर मर मिटी, अतः माँ बहन उससे नाराज थी। सारी बातें तो वैभव को मकान मालकिन ने बताई थी, क्योंकि उसी के फोन पर सुरंजना की माँ से वार्ता होती थी। सुरंजना के आत्महत्या करने से कोई 1 घंटे पूर्व भी सुरंजना की माँ का फोन आया था। वह बार बार माँ से कह रही थी, नहीं नहीं, मैं वैभव को नहीं छोड़ सकती। वह बहुत अच्छा है, कभी न कभी तो मेरे कहने पर चलेगा ही, छोड़ेगा ही अपने घर वालों को। नहीं, अब मुझे नहीं करना तुम्हारा धंधा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, संबंध तोड़ दोगे तोड़ दो। ये बातें मकान मालकिन ने पुलिस को भी बताई थी, पर किसी ने हमारी और उसकी नहीं सुनी। 3 साल तक मुकदमा चला और हम नरक में सड़ते रहे। वैभव की पढ़ाई बीच में छूट गई। कैरियर के 3 अमूल्य वर्ष मिट्टी में मिल गए। उसके पापा उस अपमान और यंत्रणा को न सह सके। 1 साल में ही मुक्त हो गए। जो अपराध हमने किया ही नहीं, उसके दंड ने यह दशा तो करनी ही थी। वो तो गौरव अमेरिका में था, उसके भेजे रुपयों से हम मुकदमा जीतकर बाहर आ गए। भगवान का शुक्र है कि वैभव फिर जीवन की खुशियों से नाता जोड़ रहा है। उसकी नियुक्ति पिछले साल यहीं के अस्पताल में हो गई और हम दिल्ली को उसकी कड़वी यादों के साथ अलविदा कह आए। अविश्वसनीय, अकल्पनीय सी रमा की आप बीती सुन बहुत देर तक एक भी शब्द मेरे मुंह से न फूटा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहकर उस भद्र महिला को सांत्वना दूं, जिसके सपनों को नहीं यथार्थ को एक कुचाली कुसंस्कारी परिवार ने अकारण ही तहस नहस कर डाला। अपनी ही पुत्री को धन लिप्सा की भेंट चढ़ा निर्दोष लोगों के मान सम्मान और सुख शांति को बारूद के हवाले कर दिया। अनुपमा भीगी पल के लिए विदा होने लगी। रमा ने आग्रह पूर्वक मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। वह प्रसन्न एवं संतुष्ट दिखाई दे रही थी। एक प्रश्न जो अनुपमा के विवाह का कार्ड देखते ही मन में बुलबुला रहा था, होठों पर आ ही गया। रमा, एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आई। अनुपमा का चयन वैभव जैसे सुंदर हष्ट पुष्ट सफल युवक के लिए क्या कोई व्यवस्था थी? तुम शायद अनुपमा की विकलांगता की बात कर रही हो। ऐसा हादसा तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है वंदना। विकलांगता से कहीं अधिक खतरनाक मानसिक विकलांगता की भयावहता को भोग चुकी हूं मैं, जिससे सुरंजना और उसका परिवार ग्रस्त था। अनुपमा तो हीरा है। 5-6 महीने पहले मैं बीमार हुई तो इसने मेरी सेवा करने में अस्पताल की नर्सों को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी निस्वार्थ सेवा, मृदुल व्यवहार, मधुर मुस्कान ने मेरा मन जीत लिया। मानवीयता, सज्जनता एवं सदा सहता पर फिर से मेरा विश्वास कायम हो गया। सच पूछो तो अनुपमा यह आस्था बनकर हमारे जीवन में आई कि फिर से जीने की ललक जाग उठी। मैंने ममता से इस हीरे को मांग लिया। वैभव को भी मेरा चयन पसंद है। वह तो वीतरागी ही हो गया था। यह बताते हुए रमा के हथेलियों पर मुस्कान खेल रही थी। मैंने भी राहत की सांस ली कि चलो कम से कम करुण कहानी का अंत तो सुखद हुआ। घर जाकर जब यह कहानी मैंने अपनी बहू को सुनाई तो वह चकित रह गई और बोल उठी, अक्सर समाचार पत्रों में दहेज प्रताड़ना के किस्से छपते रहते हैं, जिनमें पति तथा उसके परिवार को दोषी मान करके दंड दिए जाने की बात पढ़कर हम न्याय व्यवस्था पर संतोष कर लेते हैं। कौन जाने उन कहानियों के पीछे क्या सच्चाई होती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी दूसरा पहलू। अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर भी कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।